नमस्कार साथियों, मैं हूँ दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम गुरुजी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने यूजीसी नेट, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो पॉलिटिकल साइंस विषय है उस पर हमने दो क्लासेस कर ली हैं। पार्ट वन में हमने देखा था कि स्वतंत्रता क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसमें अलग अलग थिंकर्स के क्या क्या कोर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में ये पढ़ा था कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता हमारे इस पूरे समाज में, इस पूरे राजनीतिक पर्यावरण में कितने रूपों में, कितने स्वरूपों में, कितने प्रकार में देखी जाती है। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है कि स्वतंत्रता की जो दो संकल्पनाएं हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या क्या है और वो किस किस थिंकर्स से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से विचारक उनसे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से विचारक उन दो संकल्पनाओं पर अपने विचार रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, हम जो डिस्कशन कर चुके हैं वो मुख्य रूप से इन इन टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो डिस्कशन आगे की फ्यूचर क्लासेस में होने वाला है, अभी हम स्वतंत्रता टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो डिस्कशन होगा वो आगे की क्लास में होगा समानता पर, फिर न्याय, फिर अधिकार, फिर लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद और बहुसंस्कृतिवाद। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें जैसे चर्चराज संबंध, दो तलवारों का सिद्धांत, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पतन, पुनरुत्थान, विचार की भूमिका, परिवर्तन के सिद्धांत, लेनिन, माओ और गांधी, इन सब टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन होगा। इसके बाद हमारी यूनिट एक पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कहीं ना कहीं मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि कैसे आपको आइडियोलॉजीज को कवर करना है, तो हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ पीवाईक्यू किए थे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। उसके बाद हमने पीवाईक्यू करने के बाद हमने मीनिंग समझा था, डिस्कशन में अर्थ समझा था, परिभाषा समझी थी, फिर पहलू समझे थे। उसके बाद हमने प्रकार डिस्कस किए थे, ये सब प्रकार होते हैं, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो अगली क्लास होने वाली वो होने वाली है इस पर। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो मुख्य रूप से इस टॉपिक पर होगा कि स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं, द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी मैंने दिया था टी एच ग्रीन के द्वारा। ठीक है, थॉमस हिल ग्रीन एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि जो स्वतंत्रता की विचारधारा है इसको दो संकल्पनाओं में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। साथियों, उन्होंने शुरुआती रूप से इसको किया था तो उतना डिटेल में इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसका जो डिटेल वाला हिस्सा है, इसका जो डिटेल वाला जो विवरण है वो कहीं ना कहीं इजाया बर्लिन, या जिनको आइजिया बर्लिन कहते हैं, जो लातविया यूके के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में ये दो संकल्पना या दो रूप यहाँ पे रखे। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक होती है निगेटिव लिबर्टी और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। साथियों, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो दो कॉन्सेप्ट है इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये कहती है कि यहाँ पे जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है उसको क्या है, यहाँ पे महत्व मिलेगा। जो योग्य है उसको महत्व दिया जाता है, जो अयोग्य है वो ऑटोमेटिक इस दुनिया की रेस से, इस जीवन की रेस से बाहर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ इसका कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो बल देता है न्यूनतम राज्य पर, कि न्यूनतम राज्य होना चाहिए। न्यूनतम राज्य मतलब ये होता है कि राज्य या सरकार हमारी जो है हर एक काम में हस्तक्षेप ना करे, सिर्फ महत्वपूर्ण सुरक्षा वाले काम में, संरक्षण वाले काम में हस्तक्षेप करें। उसके बाद ये बात करती है रात्रि प्रहरी राज्य की बात करती है। रात्रि प्रहरी राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य का मतलब यही होता है कि राज्य सिर्फ नाइट वॉचमैन स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट बोलते हैं इसको। मतलब सीधी सी बात है, जैसे रात में जो वॉचमैन होता है कैसे सुरक्षा करता है एक बिल्डिंग का, एक कैंपस का, उसी तरीके से हमारा स्टेट भी क्या है, सुरक्षा देगा इस पूरे समाज को, इस पूरे देश को, इस पूरे राज्य को। अब हम समझते हैं कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है वो किस प्रकार की विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। वो होती है मुख्य रूप से, अगर बात करें तो जैसे पूंजीवादी विचारधारा से परिपूर्ण होती है, पूंजीवाद की समर्थक होती है। उदारवाद, खासतौर पर परंपरागत उदारवाद, मैं यहाँ पे परंपरागत उदारवाद लिखूंगा, परंपरागत उदारवाद हो गया, इससे जुड़ी होती है। उदारवाद की विचारधारा हम पढ़ेंगे तो ये कुछ खास विचारधाराओं से क्या होती है, जुड़ी होती है।
इसमें जैसे अगर मैं विचारकों की बात करूँ तो इसमें विचारक आ जाते हैं, कौन कौन से इसमें विचारक आ जाते हैं, हॉब्स आ जाते हैं, थॉमस हॉब्स आ जाते हैं, इसमें विचारक आ जाते हैं, लॉक आ जाते हैं, इसमें विचारक मिल आ जाते हैं, जेएस मिल हो गए हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विचारक इसमें क्या है, हमें देखने को मिलते हैं जो इसका समर्थन करते हैं, इस नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा को, जो कि बल देती है योग्यता को, जो कि बल देती है न्यूनतम राज्य को, जो कि बल देती है रात्रि प्रहरी राज्य को, जहां पर सिर्फ राजनीतिक और कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार मिलते हैं, ना कि सामाजिक, ना कि आर्थिक अधिकार। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस जो स्वतंत्रता है वो है सकारात्मक, जो कि योग्यता के साथ साथ, मैं यहाँ पे लिखूंगा योग्यता के साथ साथ आवश्यकता पर भी बल देती है। किस पर? आवश्यकता, किसी व्यक्ति को उस चीज की आवश्यकता है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो वो तो उस चीज को प्राप्त कर लेगा, उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस गुड्स को कहीं ना कहीं, या फिर उस प्रकार की इच्छा को अपना पूर्ति कर लेगा वो। लेकिन अगर बात करी जाए कि यहाँ पे वो कुछ ऐसी नीड उसको है बट वो पूर्ति नहीं कर सकता, उसके अंदर क्षमता नहीं है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे राज्य क्या करता है, ये जो ये सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, ये क्या करती है, योग्यता पे बल तो देती है कि योग्य होगा वो तो ले ही लेगा, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता होगी तो वहां पे स्टेट क्या कर देगा, उसको प्रोवाइड करा देगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे सिर्फ योग्यता पे बल दिया जाएगा, यहाँ पे योग्यता के साथ साथ उसकी आवश्यकता को भी देखा जाएगा। यहाँ पे स्टेट क्या होता है, रात्रि प्रहरी राज्य ना होकर के कल्याणकारी राज्य होता है। क्या होता है? कल्याणकारी। कल्याणकारी मतलब ये होता है कि जैसे गरीब और अमीर दो लोग हैं, दो प्रकार की जनता है, दो प्रकार की पब्लिक है, रिच है और पुअर है। तो रिच को तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो योग्य है, वो तो सब चीजें क्या है, अवेल कर लेगा, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने योग्य बना लिया उसने, कि वो हर एक एस्पेक्ट में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे आपका रेसिडेंस का हो, चाहे उसके कपड़े पहनने की कोई क्षमता हो, मतलब इवन किसी भी टाइप की जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेगा। लेकिन अगर मैं पुअर की बात करूं तो पुअर ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने लिविंग स्टैंडर्ड में अपनी कई सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, स्टेट क्या करेगा, वहां पे उसकी आवश्यकता को देख करके उसका कल्याण करेगा, उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। साथियों, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है वो किस रूप में या किस तरीके से यहाँ पे सामने आती है, तो वो आती है सामाजिक और आर्थिक, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सामाजिक प्लस आर्थिक न्याय के रूप में, सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में। यहाँ पे न्याय भी लिख सकते हो या अधिकार भी लिख सकते हो, प्लस अधिकार। तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में सामने आती है। आपको यहाँ पे सामाजिक आर्थिक अधिकार भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, शायद आपको हाँ दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक अधिकार भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो बल देती है कि एक व्यक्ति अगर योग्य तो विकास कर सकता है, उसको राजनीतिक जो नागरिक स्वतंत्रता है वो दी जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपना विकास करने की क्षमता नहीं रखता है तो राज्य उसको क्षमता प्रोवाइड कराएगा, उसको बेसिक फैसिलिटीज देगा, उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन देगा और उसको अपलिफ्ट करेगा, उसको डेवलपमेंट करेगा, जिससे कहीं ना कहीं एक समानता वाली भावना पैदा हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पे आपको फील होगी कि हर एक व्यक्ति अपनी जो एक्चुअल की जो इच्छा है, जो उसकी खुद की स्वार्थ की इच्छा है, खुद को विकास करने की इच्छा है, वो यहाँ पे वो एकदम स्वतंत्र होके कर पाएगा। बट सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, यहाँ पे समानता का कहीं ना कहीं भाव ज्यादा देखा जाता है। यहाँ पे स्वतंत्रता उतनी दी जाती है जिससे कहीं ना कहीं समानता क्रिएट हो जाए। बात समझ में? यहाँ पे समानता को पहली प्रायोरिटी दी जाती है सकारात्मक स्वतंत्रता में, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में आपको केवल स्वतंत्रता दी जाती है जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को उन्मुक्त, अपने आप को बाधाओं रहित महसूस कर पाओ। अब बात करें कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कौन कौन से थिंकर्स, कौन कौन से विचारक शामिल होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जैसे मैं टी एच ग्रीन का यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, टी एच ग्रीन हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद हो गए हेगेल हो गए हैं, जैसे हीगेल हो सकते हैं यहाँ पे, जॉन रॉल्स हो सकते हैं, जॉन रॉल्स हो सकते हैं यहाँ पे, अमर्त्य सेन हो सकती है, इंडियन अमेरिकन जो थिंकर है, अमर्त्य सेन हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे थिंकर्स हैं, राइट, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, सकारात्मक से नकारात्मक से। हम देख चुके हैं, अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। देखो,
अब पहला पॉइंट यही है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसको हम नेगेटिव लिबर्टी या औपचारिक भी बोलते हैं या फिर प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता या प्रक्रियात्मक अधिकार भी बोलते हैं। क्या होता है ये देखो, इसको समझना है कि किसी से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता का बेसिक मीनिंग ये होता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज से स्वतंत्रता मिल जाए, किसी बाधा से स्वतंत्रता मिल जाए, किसी बाधा से, यहाँ पे से लिख सकते किसी बाधा से, फ्रीडम फ्रॉम, बाधा से अगर उसको स्वतंत्रता मिल जाए, तो उसको प्रतिरोधों से स्वतंत्रता मिल जाए, प्रतिरोधों से, और उसको कई सारे विरोधों से, कई सारे प्रतिबंधों से, विरोध हो सकते हैं या फिर प्रतिबंध हो सकते हैं, उसको कई सारे प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, तो इन प्रतिबंधों से उसको उन्मुक्त कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि वो नकारात्मक रूप से स्वतंत्र है। यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम का कॉन्सेप्ट आता है, इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है, फ्रीडम फ्रॉम। जब फ्रीडम फ्रॉम की बात होगी तो बात हम यहाँ पे याद रखेंगे कि वो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर फ्रीडम टू की बात हो रही है, फ्रीडम टू, तो वहां पे सकारात्मक स्वतंत्रता आप याद रखना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम यानी नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या होती है ये, यहाँ पे सिर्फ आपके नागरिक सिविल राइट्स, यहाँ पे आपके राजनीतिक यानी पॉलिटिकल राइट्स, यहाँ पे आपके कानूनी अधिकार, यानी कि यहाँ पे आपके जो लीगल राइट्स है, लीगल जो फ्रीडम है, उस पे बल दिया जाता है। विशेषता की बात करें तो वही बंधनों का अभाव, लैक ऑफ कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ कंस्ट्रेंट या एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, आपको बंधनों से मुक्त किया जाएगा। जैसे मैं बात करूं, एक व्यक्ति है, उसने अगर जन्म लिया है तो जन्म लेते साथ ही कहीं ना कहीं उन्मुक्त है, स्वतंत्र है, और जीवन भर उसको ऐसे स्वतंत्रता में रखा जाएगा। अगर उसको कहीं ना कहीं समाज, ये राजनीति, ये देश के संविधान उसको कहीं ना कहीं बाधित करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें इस तरीके से रहना पड़ेगा, इस जगह शादी करनी पड़ेगी, इस तरीके से उसको पहनना पड़ेगा, इस तरीके से रीति रिवाज फॉलो करने पड़ेंगे, देश के ये कानून मानने पड़ेंगे, ये कर्तव्य फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो अपने आप को क्या है, बंधनों में महसूस करेगा, जकड़ा हुआ महसूस करेगा। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पे नहीं होती हैं। अगर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करोगे तो आपको ऐसे देशों में, अगर जिन देशों में नकारात्मक स्वतंत्रता का भाव है, उन देशों में आपको बंधन नहीं मिलेंगे किसी भी टाइप के। जैसे आप यूरोप चले जाओ, ठीक है, तो यूरोप में किसी भी टाइप के कपड़े पहनो, किसी भी टाइप की एक्टिविटी करो, वहां पे ज्यादा रोक टोक नहीं है। लेकिन इंडिया आ जाओ आप, तो इंडिया में आपको स्वतंत्रता है लेकिन बहुत सीमित दायरे में। इवन गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करे, पुलिस वाले आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका समाज रोक देगा, आपको समाज जैसा डराएगा, आपको ऐसी बातें करेगा। आपने कुछ कपड़े ऐसे पहन लिए, आपने कुछ ऐसा खान पान कर लिया, आपने अपनी कम्युनिटी से हट के आप कुछ ऐसे खाना पीना खा रहे हो, कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हो जो आपकी कम्युनिटी में नहीं पहने जाते, नहीं ऐसा किया जाता, तो आपको क्या है, ये समाज ही कहीं ना कहीं उन परंपराओं के खिलाफ मान करके आपके ऊपर बंधन डालेगा। तो आप क्या कैसा फील करोगे, आप अपने आप को बंधा हुआ फील करोगे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता आपको ज्यादातर यूरोपियन देशों में मिलेगी देखने को, और इंडिया में कैसी मिलेगी, इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट, जहाँ पे बंधन है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का भाव ज्यादातर आप यूरोपियन देशों में, अमेरिका जैसे देशों में आप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कितना खुलापन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आराम से अपना जीवन खुले आसमान में, खुले किसी भी तरीके से, किसी भी जो उनकी मर्जी है, जो उनका खुद का विचार है, उस तरीके से वो जी सकते हैं खुद के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अब समझते हैं यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता निर्बाध। आप नकारात्मक स्वतंत्रता की बात है तो आप इसमें दिमाग में लेके चलो यूरोप, यूरोप में जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका जैसे देश, इन देशों को लेके चलो आप, यूरोप और अमेरिका में कैसा जीवन है। अगर आप उस जीवन को इमेजिन कर पाते हो यूरोप और अमेरिका का, तो आप क्लियर हो जाएगा कि आप नकारात्मक या औपचारिक या प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हो। नाउ अब समझते हैं निर्बाध स्वतंत्रता। आप देख सकते हो यूरोप और अमेरिका में कैसे निर्बाध तरीके से आप स्वतंत्र हो सकते हो। हस्तक्षेप का क्षेत्र, एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होता है, वहां पे किसी किसी को भी किसी एक दूसरे से मतलब नहीं होता। लेकिन आप इंडिया में आओ तो यहाँ पे पड़ोस में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति, दूसरे पड़ोसी से क्या है, मतलब होता है, पता होता है उसको कि ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये तो समाज की बात हो गई। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी हो, इवन गवर्नमेंट्स का भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो आप। वहीं दूसरे अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देशों में जाओगे, यूरोप जैसे कंट्रीज में जाओगे, तो वहां पे आपको खुलापन महसूस होगा। आप कोई भी ऐसी कुछ एक्टिविटी पब्लिक प्लेसेस पे भी कर दो तो भी तरह रोक टोक नहीं होता है वहां पे, और वहां पे लोगों में भी फिर एक सिंसियरिटी डेवलप हो जाती है। अगर मैं विचारधाराओं की बात करूं कि कौन कौन सी विचारधाराएं इसकी समर्थक है, तो परंपरागत उदारवाद, पूंजीवाद, स्वेच्छा तंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म,
ये कुछ विचारधाराएं इसकी समर्थक है। परंपरागत उदारवाद आपको पता होना चाहिए 17वीं 18वीं सदी में विकसित हुई एक विचारधारा है, जिसमें बल दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सकता है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या है, इस राज्य से उन्मुक्त है, बाधाओं से उन्मुक्त है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके बाद अगर पूंजीवाद की बात करें तो ये खुले बाजार की बात करती है, खुले बाजार, ये आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की बात करती है, खुलेपन की बात करती है, ये खुले बाजार की बात करती है ये, और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की बात करती है। स्वेच्छा तंत्रवाद की बात करें तो स्वेच्छा तंत्रवाद एक प्रकार से आपकी खुद की जो एक्चुअल विल है, आपकी जो खुद की एक्चुअल विल है, स्वेच्छा तंत्र, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टेरियनिज्म। एक प्रकार से आप जब जो परंपरागत उदारवाद है उसी के रूप में कहीं ना कहीं और एक्सट्रीम जाकर के आप स्वतंत्रता अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाओ, अपने आप को घोषित कर पाओ, अपने आप को फील कर पाओ। और कैसे फील कर पाओ, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो, चाहे वो संरक्षण के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, हर एस्पेक्ट में अपने आप को स्वच्छंद महसूस कर पाओ, तो हम कहेंगे कि वो वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था है, स्वेच्छा तंत्रवाद। और ये भी एक समर्थक विचारधारा है किसकी, नकारात्मक स्वतंत्रता की। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा कि इससे जुड़े हुए अलग अलग थिंकर्स कौन कौन से हैं। बात ये आती है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उससे जुड़े अलग अलग जो विचारक है कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, उनके विचारकों वो लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थॉमस हॉब्स, ये थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इनकी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। इनकी बुक क्या है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, वो सब हम देखेंगे। साथियों यहाँ पे थॉमस हॉब्स क्या बात बोलते हैं, यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा। थॉमस हॉब्स कहीं ना कहीं पक्ष लेते हैं, किसका पक्ष लेते हैं थॉमस हॉब्स, ये पक्ष लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। ये तो बात क्लियर है। पहले तो ये समझो कि किस देश के निवासी हैं ये, इंग्लैंड के क्या है, एक विचारक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, लेवियाथन। लेवियाथन इनकी बुक का नाम है। लेवियाथन एक जो बुक है, इस पे उन्होंने बात करी है प्राकृतिक स्वतंत्रता की, वही नकारात्मक स्वतंत्रता जैसी होती प्राकृतिक स्वतंत्रता, हमने प्रकारों में पढ़ा था ये। तो इसमें ये होता ये है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और मरेगा भी वो स्वतंत्र ही। उसको ना तो राजनीतिक कानून, ना तो सामाजिक कानून, ना तो सांस्कृतिक कानून कहीं ना कहीं अपनी बेड़ियों में नहीं जकड़ सकते हैं। वो अगर योग्य होगा तो जीवन जी पाएगा, अगर योग्य नहीं होगा तो मर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राकृतिक कानूनों की बात करती है कि जो प्रकृति ने कानून बनाए उनको फॉलो करो। बाहर के जो आर्टिफिशियल कानून है, नागरिकों ने, लोगों ने, इंसानों ने जो कृत्रिम रूप से बनाए हैं, उनको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रकृति के नियम है, इसलिए आप प्रकृति के अनुसार स्वच्छंद हो जाओ। तो जो थॉमस हॉब्स है ये बात ये करते हैं कि देखो दुनिया में हर एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। और प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता जिसको होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है एक प्रकार से योग्यता पर बल, यानी जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, ठीक है, और जो योग्य नहीं होगा वो मारा जाएगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है मुझे कि योग्यता पर ये बल देते हैं। एक प्रकार से ये भी बात यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि जहाँ पे प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे जंगल का कानून होता है, एक जंगल का कानून। और जंगल के कानून में आपको पता होगा ना तो बाधाएं होती हैं, बाधाओं से रहित, बाधाओं की क्या है यहाँ पे समाप्ति होती है, बाधाओं से रहित होता है ये जंगल का कानून। कोई बाधा नहीं होती, आपको जो करना है, जिस प्रकार से रहना है उस प्रकार से रह सकते हो, जो खाना है जो पीना है वो रह सकते हो, अगर आपके अंदर क्षमता है। जैसे जंगल में एक जानवर है, आप ऐसे समझो, जंगल में एक हिरण भी है, जंगल में शेर भी है और एक खरगोश भी है। तो खरगोश के अंदर जितनी योग्यता होगी वो उस योग्यता के अकॉर्डिंग क्या कर पाएगा, अपना खाना पीना रहना कर पाएगा। अगर हिरण है तो हिरण थोड़ा अपने ज्यादा योग्य है उससे, तो वो ज्यादा थोड़ा योग्य हो जाएगा, वो अपना खाना पीना अपना निवास निर्धारित कर पाएगा। और अगर शेर की बात करें तो जंगल में शेर और ज्यादा योग्य है, और ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, तो वो अपना बेहतरीन तरीके से क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा। तो जंगल के नियम कैसे होते हैं, जंगल के नियम में कोई बाधा नहीं होती, जो जितना योग्य वो उतना विकास कर पाता है। यहाँ पे बाधाओं से रहित होता है, यहाँ पे हस्तक्षेप, यहाँ पे क्या होता है, हस्तक्षेप शून्य होता है, हस्तक्षेप शून्य होता है। साथ में यहाँ पे एक बात याद रखना, कानूनों की चुप्पी, साइलेंस ऑफ लॉज,
कानूनों की चुप्पी, यहाँ पे वर्ड याद रखना, कानूनों की चुप्पी का वर्ड जो है ना, थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि जहां पे नकारात्मक स्वतंत्रता है वहां पे कानूनों की चुप्पी, आपको साइलेंस ऑफ लॉज देखने को मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखो इसकी। तो ये किसके बारे में हो गया, ये थॉमस हॉब्स के बारे में हो गया कि किस तरीके से उन्होंने परिचय दिया कि नकारात्मक स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी जरूरी है किसी भी समाज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम कि किस तरीके से आगे जो दूसरे थिंकर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के वक्तव्य देते हैं। अब हम समझते हैं उनके बारे में। अगला जो नाम आता है वो आता है यहाँ पे, वो आता है जॉन लॉक के बारे में। आप देख सकते हो जॉन लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इनका फोटो है। जॉन लॉक एक बहुत बड़े थिंकर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी। एक बात सुन लो बहुत ध्यान से, परंपरागत उदारवाद की वजह से स्वतंत्रता जैसा विचारधारा पैदा हुआ और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो परंपरागत उदारवादी है, नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा को पक्ष लेते हैं, वो ज्यादातर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। यूरोप के खास तौर पे कौन से देश से, इंग्लैंड से। याद रखना, ये हमारा बेहतरीन इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस चीज का मतलब याद रखने के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि ज्यादातर नकारात्मक जो स्वतंत्रता के पक्षधर है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनकी जो बुक का नाम है, इनकी जो बुक का नाम है उनका वो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इस बुक के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि अपने अलग अलग एस्पेक्ट में नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया। कैसे लिया, देखो जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि जैसे हॉब्स साहब तो बोल के चले गए कानूनों की चुप्पी, बाधाओं से मुक्ति ही क्या है, स्वतंत्रता होती है। नहीं, ये कहते हैं स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्रता की संभावना, स्वतंत्रता या लिबर्टी की संभावना कानूनों की उपस्थिति में ही संभव है। कानूनों की उपस्थिति में ही ये संभव है। आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, कानून का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता कानूनों की उपस्थिति में ही संभव है। संभावना इन्होंने बताई कि इसमें ही संभव हो पाएगी, अदरवाइज कानून नहीं होंगे तो स्वतंत्रता भी नहीं। कैसे, इन्होंने इसको कैसे सिद्ध किया, इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति मान लेते जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति जो है अपना स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, सामने एक दूसरा व्यक्ति भी है, वो भी स्वतंत्रता चाहता है कोई किसी एस्पेक्ट को लेकर के। अब ये व्यक्ति है, ये स्वतंत्रता चाहता है, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जो कि क्या है यहाँ पे, पिता है, मान लो ये पिता है, और ये व्यक्ति जो सामने वाला इधर है ये व्यक्ति है पुत्र। तो पिता अपनी स्वतंत्रता व्यक्त करेंगे कि ये मेरा पुत्र है और पुत्र पे कहीं ना कहीं मेरा अधिकार है, इसलिए ये पुत्र के हर एक फैसले मैं लूंगा। यानी कि उसकी स्वतंत्रता पर किसका हक है, ये व्यक्ति जो पिता है वो डिसाइड करेंगे। अब पुत्र कह रहा है नहीं, यहाँ पे मेरा हक है, मेरी जो भी फ्रीडम्स होंगी उसका फैसला मैं ही अंतिम रूप से करूंगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, क्लैशेस होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, एक पिता डिसाइड करेगा पुत्र को क्या करना है, और पुत्र कहेगा कि मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। ओके, तो हमें क्या है यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा कि क्या होता है, कभी कभार स्वतंत्रता एक अलग रूप में सामने आती है कि जब दो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं उसको प्रभाव में लाएंगे, उसको उपयोग करेंगे, तो शायद कुछ लोगों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो है ना, ये मेरी स्वतंत्रता है, मुझे किसी को मारना है, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं डिसाइड करूंगा इसको क्या करना है, ये मेरी स्वतंत्रता है, मेरे बच्चे क्या करेंगे, या ये मेरी स्वतंत्रता है कि मुझे चोरी करना है कि नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो ये ऐसे में तो क्या हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या जरूरी होता है, ऐसे में कानून जरूरी होता है कि यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ काम पुत्र खुद डिसाइड करे। कैसे काम, जैसे मान लो अगर ये 18 साल का पुत्र नहीं हुआ है तो इसके फैसले क्या करेगा, ज्यादातर पिता लेंगे, लेकिन जैसे 18 साल का हो जाता है तो ये फिर फैसले कौन लेगा, पुत्र खुद ले सकता है अपने फैसले। यानी कि ये क्या है, एक कानून है कि 18+ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो अपने फैसले क्या है खुद ले सकता है। अगर नहीं हुआ है तो फिर वहां पे पिताजी लेंगे। तो ये क्या है, कानून है कि नहीं है, और कानून के माध्यम से स्वतंत्रता को कितना अच्छे तरीके से क्या कर दिया, प्रभावी रूप से लागू कर दिया। तो ये होता है जॉन लॉक के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता। अब आगे बढ़े, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट इसमें ये भी है कि बाधा का जो पॉइंट इन्होंने रखा था,
बाधा का जो पॉइंट रखा था जॉन हॉब्स के द्वारा, तो बाधा का जो पॉइंट है वो एक प्रकार से उतना बखूबी तरीके से, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जॉन लॉक इसको फॉलो करते हैं कि बाधाओं की यहाँ पे अनुपस्थिति हो जाए तो ही सुंदरता मिलती है। ये कहते हैं कि 3 अधिकार बहुत जरूरी होते हैं एक व्यक्ति की सुंदरता के लिए। 3 अधिकार बहुत जरूरी है, 3 राइट्स बोले, 3 इंडिपेंडेंस बोले, 3 फ्रीडम्स बोले, वो बहुत जरूरी थी एक व्यक्ति के लिए। कौन कौन सी? एक तो होती जीवन की स्वतंत्रता, एक तो होता जीवन उसका, दूसरा होता है उसके संपत्ति की सुंदरता, और तीसरा होता है खुद स्वतंत्रता। तीसरा होता है स्वतंत्रता। तो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये 3 अधिकार हर एक व्यक्ति के पास होने चाहिए। ये क्या है? ये है उसके सार्वभौमिक अधिकार, ये होते हैं उसके यूनिवर्सल राइट, ये होते हैं उसके यूनिवर्सल राइट जिनको हम बोलते हैं सार्वभौमिक अधिकार। तो इनके बिना वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने जॉन लॉक के बारे में समझ लिया कि किस तरीके से 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से इंग्लैंड के जो विचारक हैं जॉन लॉक, वो अपनी बात को रखते हैं कि कानून के उपस्थिति में ही, हॉब्स कहते हैं कानून के बिना आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा या स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि आप कानून की उपस्थिति में ही स्वतंत्र हो सकते हो, संभव है। अगला नाम आता है द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर है, बहुत बड़े राइटर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखो कि ये बहुत बड़े विचारक है। किस फील्ड में? इकोनॉमी की फील्ड में। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे विचार ये रखे कि कैसे एक व्यक्ति क्या है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। ये भी इंग्लैंड के हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ कि कैसे इन्होंने इस नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के विचारक, इनकी बुक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो कि द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में इन्होंने क्लियर बताया कि कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र होना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है, उसको खुले बाजार की प्रक्रियाओं में भाग लेना जरूरी है। एक खुला बाजार किस तरीके से? देखो, एक खुला बाजार होता है तो वहां पे मांग करने वाले आते हैं और पूर्ति करने वाले आते हैं, यानी डिमांड करने वाले भी आते हैं और सप्लायर्स भी आते हैं वहां पे। तो जितनी डिमांड आएंगे उतने सप्लायर्स आएंगे। तो अल्टीमेटली ये डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे कि मार्केट कैसा जाएगा, किस दिशा में जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या कोई स्टेट या कोई सरकार या राजा आके डिसाइड नहीं करेगा कि क्या चीजें बनना चाहिए, क्या मार्केट में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये स्टेट नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा? ये मार्केट खुद डिसाइड करेगा। यानी कि मार्केट के लोगों को ही इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए कि वो खुद डिसाइड कर पाएंगे उनको करना क्या है। तो इन्होंने वणिकवाद का कॉन्सेप्ट दिया। किसका दिया? वणिकवाद का। वणिकवाद या फिर वाणिज्यवाद, वणिकवाद या फिर वाणिज्यवाद का इन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया, जिसके माध्यम से इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये वणिकवाद हमारे देशों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता था? देखो, पुराने समय में, एक जमाने में ज्यादातर जो राजा थे वो सामंतों पर निर्भर थे। राजा किस पे निर्भर होते थे? सामंतों पर। सामंत या कहें तो फिर वो समय के साथ साथ क्या हो गए? जमींदार कहलाने लगे। तो ये सामंत ही आगे जाकर के जो उनकी प्रजा होती थी उनसे टैक्स वसूलते थे, प्रजा से, और प्रजा उनको टैक्स देती थी और प्रजा से ये टैक्स राजा को देते थे। तो राजाओं की जो अर्निंग का सोर्स था, राजा की जो अर्निंग का सोर्स था वो क्या था? वो राजा की अर्निंग का सोर्स था सामंत के माध्यम से प्रजा से वसूला गया टैक्स, वसूला गया कर। लेकिन अब ये सामंत क्या है, कभी कभार विद्रोह कर देते थे इसी राजा के खिलाफ। तो विद्रोह अगर सामंत ने कर दिया राजा के खिलाफ तो राजा क्या है, यहाँ पे कर से भी कहीं ना कहीं वंचित हो गया और अपने एरिया से भी वंचित हो गया। तो राजा ने अपने ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए क्या है, यहाँ पे एडम स्मिथ जैसे विचारकों की कहीं ना कहीं इस बात को बल दिया, महत्व दिया कि राजा ही अब क्या करेगा, राजा इन पे निर्भरता अपनी खत्म कर देगा और प्रजा को खुला छोड़ देगा। प्रजा को, और प्रजा में से जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, जो व्यक्ति ट्रेड में जाना चाहता है, जो कमर्शियलाइजेशन वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, व्यापार वाणिज्य में, वो जा सकता है। वो सीधा राजा को क्या करे, वो सीधा राजा को टैक्स पे करे और राजा यहाँ पे क्या है, कर से भी वंचित नहीं हुआ और अपनी जमीन अपने क्षेत्र पे भी कंट्रोल करके रखेगा। और कहीं ना कहीं प्रजा में जो व्यापारी है वो भी इतने ताकतवर नहीं हो पाते हैं जिससे वो राजा को भी चुनौती देने लग जाए। तो ये बात कितनी सॉलिड तरीके से एडम स्मिथ समझ गए और एडम स्मिथ ने इसका सॉल्यूशन निकाल करके दे दिया कि किस तरीके से वाणिज्यवाद हमें कहीं ना कहीं लाना जरूरी है, और जो कि पूंजीवाद पे बल देगा, कैपिटलिज्म पे बल देगा। पूंजीवाद ही कहीं ना कहीं संपत्ति के विस्तार, विकास और देश के विकास में बल देता है।
तो विकास की जो लहर है वो पूंजीवाद के माध्यम से ही आ सकती है। हर एक व्यक्ति स्वच्छंद रूप से अपना अच्छा बुरा जानता है और उसके उसके अनुसार ही वो अपना विकास कर पाएगा। तो ये एडम स्मिथ के बारे में था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर की जो कहीं ना कहीं पहचान है वो जुड़ी हुई है इंग्लैंड से। ये भी इंग्लैंड के एक विचारक है, इंग्लैंड के विचारक हैं, और इनकी बुक का नाम क्या है, मैन वर्सेस स्टेट। साइड में लिखा भी हुआ है मैन वर्सेस स्टेट। इस बुक में इन्होंने ये बताया कि कैसे एक व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा, किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र बना पाएगा, वो उन्होंने बताया एक कॉन्सेप्ट से, एक सैद्धांतिक विचारधारा से, सिद्धांत से, जो सिद्धांत है विज्ञान का। आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान में बायोलॉजी में एक सिद्धांत चलता है। क्या सिद्धांत है वो? जीव विज्ञान में एक सिद्धांत चलता है, वो है उसका नाम क्या? उसका नाम है योग्यतम की उत्तरजीविता, या योग्य व्यक्ति ही क्या है, सरवाइव करेगा, योग्य व्यक्ति ही जीवित रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति योग्य है तो वो संघर्ष करेगा, और संघर्ष जो जिसने कर लिया, जिसने संघर्ष में अपने आप को सही साबित कर दिया, वही व्यक्ति जीवित रहेगा। तो ये बात कितनी सिद्ध होती है, यहाँ पे हमें बायोलॉजी में समझ में आती है कि जैसे अलग अलग जानवर क्या होते हैं, परिवर्तित जलवायु, परिवर्तित आसपास के इन्वायरमेंट, परिवर्तित जो क्लाइमेट है उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाते, अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बना पाते हैं, तो मारे जाते हैं। जैसे डायनासोर्स हो गए हैं, मैमथ हो गए हैं, कई सारे ऐसे प्राणी थे, कई सारी ऐसी चिड़ियाएं थी, कई सारे ऐसे पक्षी थे, कई सारे ऐसे एनिमल्स थे जो समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए, संघर्ष नहीं कर पाए, तो वो अयोग्य घोषित हुए और मारे गए, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। अच्छा, ये थ्योरी किसकी थी? ये थ्योरी जो जीव विज्ञान में दी थी, ये डार्विन की थ्योरी है। जहां तक आप लोगों को पता होगी, डार्विन ने थ्योरी दी थी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान में, ये राजनीति विज्ञान में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य होगा वो अपनी स्वतंत्रता का भली भांति यूज करेगा। जो व्यक्ति योग्य होगा, ठीक है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र घोषित किया, हर एक व्यक्ति को क्या किया, स्वतंत्र घोषित किया, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य ना हो, ठीक है। चाहे मैं बात करूं योग्य अयोग्य, देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो योग्य व्यक्ति को भी और अयोग्य व्यक्ति को स्वतंत्र घोषित किया, हमने दोनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब आप बताओ कि यहाँ पे फिर स्वतंत्र होगा तो योग्य भी होगा और अयोग्य भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों स्वतंत्र होंगे तो योग्य व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा, संघर्ष करेगा, अयोग्य व्यक्ति भी करेगा संघर्ष, ठीक है। तो दोनों क्या है, अपने अपने स्तर पे संघर्ष करेंगे, लेकिन जीतेगा कौन, इस संघर्ष में सफल कौन होगा, योग्य सफल होगा। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे मजबूत ताकतवर लोग, योग्य लोग क्या होंगे, बच जाएंगे, और जो कमजोर होंगे, जो गरीब होंगे, जो पिछड़े हुए होंगे, वो ऑटोमेटिक इस रेस से बाहर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि योग्य ही व्यक्ति सरवाइव करेगा, जो वाकई जीने लायक है। मतलब एक प्रकार से वही जंगल राज, वही जंगल राज कि जो जानवर जंगल में मजबूत है, ताकतवर है, वही शिकार करेगा, वही क्या है, आजादी का अनुभव करेगा, और जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जो उतना ताकतवर नहीं है, वो क्या होगा, यहाँ पे अयोग्य साबित होगा, वो संघर्ष में पीछे रह जाएगा और मारा जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके की बातें यहाँ पे स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में, कि स्वतंत्रता एक प्रकार से योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, ये हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे इस तरीके की बात करते हैं। इसके बाद नाम आता है किसका, इसके बाद नाम आता है जे एस मिल का। जे एस मिल, आप देख सकते हो, ये है जे एस मिल, जिनकी बुक का नाम क्या है, ऑन लिबर्टी। ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। किस देश के हैं ये निवासी? ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। बहुत अच्छी पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इस पुस्तक में इन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली है स्वतंत्रता की। पहली बात तो ये समझ लो कि स्वतंत्रता के महान समर्थकों में से एक है ये। अभी तक हमने जितने पढ़ी, सबसे बड़े महान समर्थक यही है। तो स्वतंत्रता पे सबसे ज्यादा विचार जो है इन्होंने ही दिए हैं, स्वतंत्रता के महान समर्थक। ठीक है, तो स्वतंत्रता के महान समर्थक कौन है यहाँ पे, जे एस मिल है। जे एस मिल ने एक बात बहुत सॉलिड तरीके से बोली थी कि किसी व्यक्ति को अगर स्वतंत्र होना है यहाँ पे, ठीक है, तो स्वतंत्र होना है तो वहां पे उसको इसको उद्देश्य बनाना पड़ेगा।
इसको अपना स्वतंत्रता को क्या बनाना पड़ेगा, एक साध्य के रूप में, साध्य के रूप में मतलब एंड के रूप में घोषित करना पड़ेगा, मतलब उसको एंड के रूप में प्रस्तुत करने का काम किसने किया। मतलब स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के विकास के पश्चात जब उसका अंतिम जो एक लक्ष्य होता है जहां पे वो पहुंचना चाहता है वो होता है स्वतंत्रता। ठीक है, यानी एंड है उसका, साध्य है। ठीक है, साध्य ही क्या होता है, स्वतंत्रता होता है हर एक व्यक्ति का। देखो, जेएस मिल ने एक बात ये बोली थी कि किसी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, किसी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, चाहे कार्य की स्वतंत्रता की बात करी जाए, कार्य की बात करी जाए यहाँ पे, चाहे उसके विचार की बात करी जाए, चाहे उसके दैहिक स्वतंत्रता की बात करी जाए, दैहिक, चाहे उसके बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करी जाए, हर टाइप की स्वतंत्रता उसको मिलती है और जिसके पश्चात वो अपने आप को विकसित महसूस कर पाता है। देखो, राज्य का काम क्या होना चाहिए, राज्य का काम ये होना चाहिए, राज्य आपको सिर्फ क्या करे, सुरक्षा दे, संरक्षण दे। राज्य का काम ये नहीं है कि वो आपकी हर एक गतिविधि को नियंत्रित करे, हर एक चीज में हस्तक्षेप करे, हर एक चीज में आपको सपोर्ट करे, आपको बस अपने हाथ पे उठा करके इधर से उधर लेता घूमता हुआ क्या है, आपका विकास करता रहे। ये काम राज्य का नहीं है। राज्य का काम क्या है, वो आपको स्वतंत्र कहीं ना कहीं कर दे। उसके बाद चाहे कार्य के मामले में हो, चाहे विचार के मामले में हो, चाहे दैहिक मामले में हो, चाहे बौद्धिक मामले में हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पे कार्य की स्वतंत्रता की बात करी जाए तो कार्य की स्वतंत्रता के रूप में जेएस मिल ने यहाँ पे दो प्रकार की बात करी है, दो प्रकार की कार्य की स्वतंत्रता होती है। कैसे होती है दो प्रकार की कार्य की स्वतंत्रता, यहाँ पे कार्य की स्वतंत्रता, एक तो होती है यहाँ पे कि एक व्यक्ति कार्य की स्वतंत्रता की बात करें तो एक तो होती है यहाँ पे स्व-विषयक, एक तो होती है स्व-विषयक और एक होती है पर-विषयक। एक तो होती है स्व-विषयक और एक होती है पर-विषयक। मतलब एक व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसका इम्पैक्ट अगर उस पर पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी विचार उसका आता है, कोई भी दैहिक से रिलेटेड स्वतंत्रता का उपयोग करता है, कोई बौद्धिक स्वतंत्रता का उपयोग करता है, किसी भी टाइप की गतिविधि करता है, एक्टिविटी काम करता है, कोई थॉट उसके दिमाग में आता है, कोई बॉडीली रिलेटेड वो अपनी फ्रीडम का यूज करता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का यूज करता है। जब उस प्रकार की स्वतंत्रता का वो यूज करता है तो उसका प्रभाव स्वयं पर पड़े, स्वयं पर प्रभाव पड़े, जब उसका स्वयं पर प्रभाव पड़े, इसको मैं क्या है यहाँ पे लिख देता हूं, इस कलर से लिख देता हूं तो आ जाएगा। ठीक है, स्वयं पर प्रभाव पड़े, जब उस व्यक्ति का स्वयं पर प्रभाव पड़े, जब वो कोई भी गतिविधि कर रहा है तो हम कहेंगे वो स्व-विषयक स्वतंत्रता का उपयोग किया। अगर उसने कोई भी काम ऐसा किया जिसमें क्या हुआ, दूसरों पर प्रभाव पड़ा, दूसरों पर प्रभाव पड़ा, दूसरों पर क्या है उसका प्रभाव पड़ा, उसने अपने कोई भी काम में ऐसी कोई एक्टिविटी की जिससे कोई भी प्रभाव दूसरों पर पड़ा। जैसे मान लो एक आप क्या कर रहे हो, टीवी या फिर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो ईयरफोन लगा करके, तो आप ईयरफोन लगा करके म्यूजिक प्ले करोगे, सुनोगे उसको, तो आपको ही सुनाई देगा, यानी कि आप पर प्रभाव पड़ा उस गतिविधि का। लेकिन अगर आपने वही म्यूजिक लाउड स्पीकर में प्ले कर दिया या फिर किसी बड़े साउंड बार में प्ले कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, आसपास के लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दूसरों को भी प्रभावित करेगा। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसका दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है, एक तो स्वविषयक होता है, एक तो परविषयक होता है। परविषयक में दूसरों को प्रभावित करता है। अब होना ये चाहिए कि स्वविषयक में तो कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो, वो आपकी इंडिपेंडेंस है, क्योंकि प्रभाव आप पे पड़ेगा। आप काम करोगे तो आप जिंदा रहोगे, आप बुरा काम करोगे तो आप मरोगे भी आप ही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करो। यहाँ पे ये कहते हैं जेएस मिल। लेकिन ये एक बात ऐड करते हैं कि देखो भाई, अगर पर विषय कोई ऐसा काम करोगे जिसमें दूसरों को क्या है प्रभाव पड़ रहा है, दूसरों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपके इस काम पर क्या होगा, एक युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा, एक युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ओके, अब इसमें होता ये है कि कोई व्यक्ति मान लो अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे वो एक अपने घर से निकलता है,
कार लेके निकलता है, सड़क पे चलता है और इतनी तेज उसको भगा रहा है, इतनी तेज दौड़ा रहा है कि आसपास के सड़क पर चलने वाले साइकिल वाला हो, बाइसिकल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, फोर व्हीलर वाले हो, सब क्या है, आपस में टकरा गए हैं, आपस में भिड़ गए हैं, एक्सीडेंट हो गया उनका। तो यहाँ पे क्या है, आपने तो कार चलाई लेकिन आपकी वजह से दूसरे भी कहीं कहीं यहाँ पे हताहत हुए, घायल हुए, उनकी कहीं की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ये क्या है, इस पर प्रतिबंध है। इसलिए देखो आप, हमारे इंडिया में हो चाहे किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में हो, आप अपना व्हीकल लेके कहीं पे भी जाओ आउट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सड़क पे चल रहे हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आप तो नुकसान में रहोगे ही रहोगे, दूसरे भी नुकसान में जाएंगे। यानी कि आप अपनी स्वतंत्रता का यूज ऐसे उपयोग नहीं कर सकते हो, ऐसे यूज नहीं कर सकते हो जिससे दूसरों को नुकसान हो। आप अपनी स्वतंत्रता का एक सीमित दायरे में उपयोग करोगे, जो कि आपके लिए लाभदायक है, आप यूज करो, आपके लिए लाभदायक नहीं है तो भी आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों पर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात होती है यहाँ पे जेएस मिल के कहीं ना कहीं दो प्रकार की जो कार्य की स्वतंत्रता है उसमें दो एस्पेक्ट हो वो उसको समझाने में। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि किस तरीके से जेएस मिल के, अब देखो जेएस मिल की दो तीन बातें और हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बात तो ये है कि जेएस मिल यहाँ पे एक जो स्वविषयक स्वतंत्रता है, एक पर विषयक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक बात ये जो बोली थी, जो पर विषयक स्वतंत्रता होती है, स्वविषयक में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो आपको आप फ्री हैंड है, उसमें आप कोई भी कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आप पे ही पड़ रहा है। लेकिन पर विषयक में आपको कुछ बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। पर विषयक को हम पर विषय को इंग्लिश में मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ठीक है, इसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ रहा है, दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या है, दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा, ये हमने अभी लिखा था जस्ट। तो उस पर क्या होगा, युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब युक्ति प्रतिबंध होगा यानी कि उसके उस राइट को, उस कार्य को यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाएगा जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक हार्म प्रिंसिपल सामने आता है। हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल यानी कि हानि का सिद्धांत, इसको बोलते हैं हानि का सिद्धांत। इसमें यह होता है साथियों कि कोई व्यक्ति कोई काम ऐसा कर रहा है जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसकी उस स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाएगा और रोक दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, और उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं ये हानिगत या हानिकारक पॉइंट ये यहाँ पे सिद्ध होगा। यहाँ पे हानि का सिद्धांत यही पॉइंट है कि पर विषयक कार्यों को एक नियंत्रित रूप में कहीं ना कहीं क्या है, समायोजित करना, नियंत्रित रूप से उनको क्या है, समायोजित करना, प्रदान करना, ये होता है इसमें। एक और पॉइंट है यहाँ पे जेएस मिल का हानि का सिद्धांत, आप समझ गए। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हानि का सिद्धांत इसमें से किस विचारक ने दिया है और किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है। तो हानि का सिद्धांत या फिर हार्म प्रिंसिपल किसने दिया है, जेएस मिल ने दिया है। किस बुक में दिया है, ऑन लिबर्टी में दिया है। किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, परिवेशिक स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। अगर इसकी दूसरी स्वतंत्रता की बात करें तो दूसरी स्वतंत्रता का नाम आता है, वो है कौन सी, वो है पूर्व सत्यापित एक सिद्धांत है। अच्छा, एक सिद्धांत और समझो, पूर्व सत्यापित सिद्धांत। इस पूर्व सत्यापित सिद्धांत का मतलब क्या होता है, पूर्व सत्यापित सिद्धांत का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, जैसे आपको स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, आपको स्वतंत्रता दी गई, अब आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम आपको करने की छूट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, अब वो बोल रहा है कि हम आपको स्वतंत्रता आपकी छीन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो व्यक्ति ऐसे आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन पाएगा, उसको यहाँ पे सत्यापित करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों छीन रहा है। यानी कि एक व्यक्ति जन्म के साथ ही क्या है, पूर्व सत्यापित रूप से स्वतंत्र है, यहाँ पे छीनने वाले को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा कि क्यों वो छीन रहा है। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे टीचर है मान लो, या मान लो पेरेंट्स होते हैं, तो कैसे ये बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं अपने फैसले थोप देते हैं, तो यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है। जैसे पेरेंट्स है मान लो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि उसके बच्चे को क्या करना चाहिए। बच्चे यहाँ पे प्रूव करें, सत्यापित करें कि वो पेरेंट्स की बात क्यों ना माने। पेरेंट्स तो जो बात बोलेगी वो तो बच्चे को मानना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे को प्रूव करना पड़ेगा कि जो बात पेरेंट्स बोल रहे हैं वो उनको क्यों नहीं मानना चाहिए। अगर मानना चाहिए
तो क्यों मानना चाहिए, ठीक है मान लिया आपने। अगर नहीं मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए, क्या कारण है उस पर, कि उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सिद्ध नहीं करते हो तो आपको पेरेंट्स की बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही बात है, एक एक व्यक्ति है, वो जन्म के साथ ही क्या है, स्वतंत्र है। यहाँ पे छीनने वाली सरकार को, राज्य को, यहाँ पे किसी भी टाइप के रूलर को, लीडर को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे क्यों छीन रहा है, उसका वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ये बात होती है, क्या है, ये बात होती है किसी व्यक्ति के पूर्व सत्यापित सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता देने की बात। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी यहाँ पे किसके बाद, किसके द्वारा दी जाती है, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये वर्ड भी आप याद रखो, इंडिविजुअलिटी वर्ड इंग्लिश में लिखा है मैंने, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। इंडिविजुअलिटी मतलब इसका ये होता है कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को पता है कि उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो खुद डिसाइड करेगा। यहाँ पे ये बात आपको पता होना चाहिए। व्यक्ति को पता है कि उसका क्या अच्छा है किस चीज में, क्या बुरा है किस बात में, वो खुद डिसाइड करेगा, खुद जानता है। इसलिए यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे दी जानी चाहिए। वो व्यक्ति क्या है, खुद क्या है, विवेकपूर्ण है, विवेकशील है। एक व्यक्ति खुद के डिस्क्रिशन, खुद के प्रूडेंस पे काम कर सकता है। ये होती है व्यक्तिगता की स्वतंत्रता। अब इसके बाद दूसरा जो नाम आता है, अच्छा यहाँ पे एक बात और है, अर्नेस्ट बार्कर ने एक बात बहुत अजीब सी बोली थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अर्नेस्ट बार्कर ने एक बात ये बोली थी कि जो मिल की स्वतंत्रता है वो कैसी स्वतंत्रता है। यहाँ पे बार्कर ने एक बात बोली थी, बहुत ही अजीब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जानना जरूरी है। क्या है उसकी बात, बार्कर ने जेएस मिल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा था कि इनकी स्वतंत्रता कैसी है, खोखली स्वतंत्रता है। जेएस मिल की स्वतंत्रता कैसी, खोखली स्वतंत्रता है। ये वर्ड याद रखो, खोखली स्वतंत्रता का वर्ड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। डेविड मिलर जैसे लोग तो इनकी तारीफ करते हैं, डेविड मिलर जैसे लोग, डेविड मिलर हो गए हैं, मैकफर्सन हो गए हैं, तो इनकी तारीफ करते हैं कि जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता की परिभाषा दी है, जो सिद्धांत दिया है, वो बहुत हद तक क्या है, कारगर है, सत्य है। लेकिन बार्कर यहाँ पे खोखली स्वतंत्रता की बात करते हैं कि खोखली है वो कई मामलों में, जैसे पूर्व सत्यापित सिद्धांत है, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इन मामलों में क्या है, काफी हद तक नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाती है ये इनकी स्वतंत्रता। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो है जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम के बारे में हम पढ़ेंगे कि जेरेमी बेंथम यहाँ पे क्या कहते हैं। जेरेमी बेंथम का नाम आता है, इनकी बुक का जो नाम है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। देखो जेरेमी बेंथम के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी बात ये थी कि इन्होंने स्वतंत्रता को कभी भी अधिकार के रूप में बड़े पैमाने पे नहीं माना। जेरेमी बेंथम ने कभी भी स्वतंत्रता को बहुत बड़ा अधिकार के रूप में उसको कहीं ना कहीं एग्जैजरेट करके नहीं बताया, इतना महत्व नहीं दिया, इतना बड़ा एक स्टेटस नहीं दिया कि एक बहुत बड़ा अधिकार, एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। इन्होंने बोला कि देखो ये जेरेमी बेंथम जो है ये भी कहीं ना कहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है, ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इनकी बुक का नाम देख सकते हो क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली थी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बजाय, है ना, इन्होंने ये बात बोली थी कि स्वतंत्रता की बजाय सुख, स्वतंत्रता की बजाय सुख, एक तो इन्होंने सुख वर्ड यूज किया और दूसरा है सुरक्षा। स्वतंत्रता की बजाय सुख और सुरक्षा को महत्व मिलना चाहिए, महत्व इन्होंने दिया, यह महत्व देने की बात इन्होंने बोली थी। स्वतंत्रता को इतना बड़ा फंडामेंटल राइट्स के रूप में इन्होंने कहीं ना कहीं स्टेटस नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। उन्होंने उसकी बजाय सुख को, प्लेजर को, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन को इंपॉर्टेंस दी, सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दी कि एक व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं है तो उसको स्वतंत्रता कहाँ से मिल पाएगी, वो स्वतंत्रता कहाँ से वो यूज कर पाएगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित महसूस कर पाए, उसके बाद वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुखी महसूस कर पाएगा और जिसके पश्चात ही वो स्वतंत्रता का समुचित रूप से उपयोग कर पाएगा। जेरेमी बेंथम जाने जाते हैं अपनी उपयोगितावादी विचारधारा के लिए, उपयोगितावादी, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म की विचारधारा को सबसे ज्यादा जो फैलाया है या इसको विकसित किया है, इसके फादर जो है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के, वो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने सिस्टमैटिक ढंग से बताया कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे महत्वपूर्ण है उसकी कहीं ना कहीं सुख
और उससे महत्वपूर्ण है उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा। सुरक्षा और उसके सुख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावादी ज्यादा विचारक मेनली सुखों पर बल देते हैं कि एक इंसान ज्यादातर सुख कहाँ से प्राप्त कर सकता है, उसकी खुशी किस चीज में होती है, उसके बाद वो अलग चीजों पर फोकस करते हैं। तो जेरेमी बेंथम इस प्रकार के विचारक है जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। बट यहाँ पे एक बात ये याद रख सकते हैं कि अगर आपको सुख तक पहुंचना है तो स्वतंत्रता उसमें क्या है, एक मीडियम का काम कर सकती है, मीन्स का काम कर सकती है। तो स्वतंत्रता क्या है, यहाँ पे एक साधन है। स्वतंत्रता यहाँ पे एक साधन है, देखो, यानी इन्होंने इसको मीन्स कहा। आप याद रखो, जीएस मिल ने यहाँ पे जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के गए हैं, जीएस मिल ने स्वतंत्रता को साध्य कहा है कि ये अंतिम लक्ष्य है, एक व्यक्ति की सब सर्वोच्च क्या है, सीढ़ी का सर्वोच्च पहलू है, सीढ़ी का सर्वोच्च स्तर है। आप इस पर पहुंच जाओगे तो आपने सर्वोच्च तरीके से क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। ये है स्वतंत्रता, अंतिम लक्ष्य है, ये आपका उद्देश्य है, आपका साध्य है, ये जीएस मिल ने कहा। जबकि यहाँ पे जेरेमी बेंथम कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है ना एक माध्यम, एक मीडियम है, कहां तक पहुंचने के लिए, सुख तक पहुंचने के लिए। सुख को उन्होंने अंतिम लक्ष्य माना है। इसलिए जेरेमी बेंथम जो है स्वतंत्रता को साधन मानते हैं और सुख को, यानी यहाँ पे सुरक्षा को, सुख और सुरक्षा को यहाँ पे साध्य मानते हैं, एंड मानते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है जेरेमी बेंथम जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा दी है। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे, अगली जो विचारधारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वेच्छा तंत्रवादियों की, लिबर्टेरियंस। कौन होते हैं लिबर्टेरियंस या स्वेच्छा तंत्रवादी, इससे जुड़े हुए विचारक कौन कौन से हैं और इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं या फिर इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो समझते हैं स्वेच्छा तंत्रवादियों के बारे में। देखो, स्वेच्छा तंत्रवादी वो होते हैं जो कहीं ना कहीं बल देते हैं, न्यूनतम राज्य की बात करते हैं। यहाँ पे न्यूनतम राज्य, यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम राज्य। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है जो न्यूनतम राज्य की बात करें, न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमल स्टेट। दूसरा है ये उदार कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं, उदार कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। साथियों, कभी भी स्वेच्छा तंत्रवादियों के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो एक बात कॉमन मिलेगी देखने को, वो है कि ये हमेशा राज्य के खिलाफ जाकर के स्वच्छंदता पर बल देते हैं। मतलब ये स्वतंत्रता का थोड़ा सा और एक्सट्रीम रूप होता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, स्वतंत्रता को थोड़ा सा और ज्यादा ढील और ज्यादा छूट के साथ प्रस्तुत किया जाए तो वो स्वच्छंदता कहलाती है, ठीक है, स्वेच्छा तंत्र कहलाता है। और जब स्वतंत्रता को थोड़ा सा और कड़ा और थोड़ा सा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वतंत्रता, अगर मैं स्वतंत्रता के ऊपर थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे छूट देता हूँ, तो ये स्वच्छंदता में बदल जाएगी। किसे बदल जाएगी, स्वच्छंदता में। अगर मैं इसी स्वतंत्रता को थोड़ा सा प्रतिबंधित कर देता हूँ, थोड़ा प्रतिबंधित कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सत्ता या सत्तावादी व्यवस्था। जहां पे आपको अगर थोड़ा सा भी इसको बढ़ा दिया जाएगा तो ये तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें, तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगी अगर इसको थोड़ा सा और प्रतिबंधित कर दिया। सीधी सी बात समझ में आई आपको कि अगर स्वतंत्रता को छूट के साथ प्रस्तुत किया जाए तो स्वच्छंदता पैदा होगी, उसमें और छूट दी जाए तो मत्स्य न्याय पैदा हो जाएगा। उसका एक्सट्रीम रूप क्या होगा, मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय आपको पता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर स्वतंत्रता को थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जाए, क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, थोड़ा सा छूट के साथ और थोड़ा सा प्रतिबंधित करने के कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं। छूट के साथ स्वच्छंदता, थोड़ी और छूट के साथ मत्स्य न्याय। प्रतिबंधित अगर किया जाए तो कहीं की सत्तावादी व्यवस्था पैदा होगी जो कि तानाशाही की तरफ ले जाएगी हमें, ठीक है। तो उसी तरीके से जो स्वेच्छा तंत्रवादी होते हैं वो न्यूनतम राज्य यानी कि और ज्यादा स्वच्छंदता और ज्यादा छूट पर बल देते हैं। उदार कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, उदार कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। इसका इन्होंने भरसक विरोध किया है, बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं ये। अब समझते हैं जो स्वेच्छा तंत्रवादी होते हैं इससे जुड़े अलग अलग जो विचारक है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और आपको ऐड करना ये पड़ेगा कि किस तरीके से ये अलग अलग टाइप्स में देखने को मिलते हैं हमें, किस तरीके से अलग अलग टाइप्स में देखने को मिलते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे हम इनके प्रकारों को पढ़ेंगे। स्वेच्छा तंत्रवादी कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से अगर आप स्वेच्छा तंत्रवादियों की बात करोगे तो ये 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्वेच्छा तंत्रवादी,
अगर इनके प्रकारों की बात करी जाए, इनके प्रकारों की बात करी जाए, कितने प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इसके तीन प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। एक तो होता है सीमित स्वेच्छा तंत्रवाद, सीमित स्वेच्छा तंत्रवाद, ओके। दूसरा होता है यहाँ पे न्यूनतम न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवाद, दूसरा होता है न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवाद, और तीसरा होता है यहाँ पे अतिवादी स्वेच्छा तंत्र, अतिवादी, एक्सट्रीम होता है ये, ठीक है। आपको दिख रहा होगा तीन प्रकार के स्वेच्छा तंत्रवादी होते हैं, लिबर्टेरियंस होते हैं या लिबर्टेरियनिज्म की विचारधारा होती है। एक तो होती है सीमित स्वेच्छा तंत्रवाद, लिमिटेड होती है ये, दूसरी होती है न्यूनतम, ये क्या होती है, मिनिमल होती है, और तीसरी होती है अतिवादी, एक्सट्रीम होती है। अब बात आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी कि सर जो न्यूनतम होती है वो क्या होती है, वो ये होती है जहां पे आपके सुरक्षा, आपके सुख, साथ में आपके कल्याण, साथ में आपके कल्याण पर बल दिया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे, स्वतंत्रता, सुरक्षा और आपके कल्याण पर बल दिया जाता है, ओके। नाउ अब हमें समझना है कि यहाँ पे जो ये न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवादी व्यवस्था है, ठीक है, न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवादी व्यवस्था है, उसको हमें समझना है कि ये क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सुरक्षा की बात होती है, ओनली सुरक्षा की बात होती है, ओनली सुरक्षा, ओके। इसमें कोई कल्याण की बात नहीं होती, इसमें कोई कल्याण, कोई सुख की बात नहीं होती है। और तीसरा अगर अब बात करी जाए यहाँ पे अगर अतिवादी स्वेच्छा तंत्रवाद की, तो यहाँ पे नो सुरक्षा, नो सुरक्षा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई सुरक्षा भी नहीं दी जाएगी आपको, ना कोई कल्याण, नो कल्याण। मैं नो वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट आपको हिट करेगा दिमाग में, ठीक है, यहाँ पे हिट करेगा दिमाग पे आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो सीमित स्वेच्छा तंत्रवाद, उसके बाद न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवाद, अतिवादी, जिस अतिवादी स्वेच्छा तंत्र मतलब ये है कि राज्य का अस्तित्व बिल्कुल ही नहीं है, राज्य बिल्कुल जीरो है, शून्य है, और यहाँ पे हर काम इंसान के ऊपर छोड़ रखा है। सुरक्षा भी वो खुद ही करेगा, अपनी प्राइवेट लोगों के माध्यम से सुरक्षा करवाएगा, प्राइवेट लोगों के माध्यम से कल्याण होगा, खुद कल्याण करने की अगर योग्यता है तो कल्याण कर लो, अगर नहीं है तो मारे जाओ। फिर न्यूनतम स्वेच्छा तंत्रवाद की सिर्फ सिक्योरिटी देगा स्टेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं देगा। सीमित स्वेच्छा तंत्रवाद की बात करें, जहां पे स्वेच्छा तंत्रवाद भी सीमित होता है, वहां पे कल्याण भी होता है, सुख भी होता है और सुरक्षा भी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो लिबर्टेरियंस है वो कौन कौन से हैं। आप इस फोटो में देखो, इजाया बर्लिन सबसे बड़ा नाम आता है लिबर्टेरियन में, इजाया बर्लिन का नाम। इजाया बर्लिन जो है ना, ये लातविया और यूके में पढ़े लिखे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। कहाँ पे, लातविया, दो देशों की इनके पास नागरिकता थी, या फिर कहें तो दो देशों का ये दो देशों में इनका काल रहा है, जीवन कालक्रम रहा है, लातविया और यूके में, ठीक है। तो लातविया और यूके के ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिनकी बुक बहुत फेमस, मैं बता भी चुका हूँ, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। बुक का नाम क्या है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये इनकी लेखन का क्या है, ये उल्लेखनीय कृति है इनकी, इजाया बर्लिन की। तो साथियों, ये आपने नोटिस किया कि इजाया बर्लिन वही व्यक्ति है जो डिवाइड करता है लिबर्टी को दो कॉन्सेप्ट्स में, एक तो नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। तो एक बेसिक बात तो यही क्लियर हो गई कि ये वही बर्लिन है जिसने आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को कहीं न कहीं विभाजित किया कि दो स्वरूपों में होती है। समझने वाली बात है कि ये किसका पक्ष लेता है। जब इसने दो प्रकार से नेगेटिव लिबर्टी इस बुक के माध्यम से दो पार्ट में बांटा, एक तो नेगेटिव और एक तो बांटा इसने पॉजिटिव। दो पार्ट में जब बांटा था तो इसने किसका पक्ष लिया, इसने किसका पक्ष लिया, तो इसने लिया पक्ष नेगेटिव लिबर्टी का। याद रखना, ये नेगेटिव लिबर्टी का पक्षधर माना जाता है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। किसका पक्षधर है, नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर माना जाता है। कौन माना जाता है, इजाया बर्लिन। क्या किया था इसने, देखो इसने एक बात ये बोली थी कि राज्य जो होता है उसको हर काम में टांग नहीं अड़ाना है, राज्य का काम सब कुछ नहीं होता है, राज्य सिर्फ सीमित काम करेगा, वो है राज्य का काम सिर्फ सुरक्षा देना है, राज्य का काम सुरक्षा देना है, ओनली सुरक्षा, कल्याण देना नहीं, कल्याण नहीं, ठीक है, कल्याण नहीं है, कल्याण का काम कोई नहीं करेगा, कल्याण का काम व्यक्ति खुद करेगा अपना। अगर योग्य होगा तो वो खुद कल्याण कर लेगा, अगर योग्य नहीं है तो वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा।
तो ये इजाया बर्लिन के कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, इजाया बर्लिन ने दो बातें बहुत अच्छे तरीके से बोली थी, वो है कौन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक बात ये थी इसके द्वारा कि एक व्यक्ति के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। अगर एक व्यक्ति योग्य है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर लेगा और जीत जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बना करके रखेगा। अगर व्यक्ति योग्य नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति योग्य भी नहीं है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, ठीक है, वो कैपेबल भी नहीं है और कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई स्किल भी नहीं है, कोई उसके अंदर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो तो फेल हो ही जाएगा। लेकिन जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि मान लो एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, अब वो बचपन से ही क्या है, विकलांग है। अब ऐसे में तो उसका क्या हाल होगा, उसका तो फिर भाग्य में ही लिखा है कि वो अयोग्य घोषित होगा, वो तो फ्यूचर में कभी स्ट्रगल ही नहीं कर पाएगा। जाया बर्लिन जैसे लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून जिसको कहते हैं, और एक होता है क्या, एक होता है अक्षमता। देखो, दो बातें इन्होंने बहुत सटीक ढंग से बोली थी कि एक व्यक्ति का दुर्भाग्य वो होता है, मिसफॉर्च्यून वो होता है जब कोई व्यक्ति बचपन से ही विकलांग, मंदबुद्धि पैदा हो जाए, तो वो जीवन भर अयोग्यता में जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे में यहाँ पे उस व्यक्ति का संघर्ष सबसे कठिन होगा, सबसे बुरा होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात यह है कि एक व्यक्ति अच्छा भला पैदा हुआ, मजबूत था, लेकिन वो क्या है, एक नंबर का आलसी है, वो एक नंबर का आलसी है, एक नंबर का क्या है, लेजी है, वो दिन भर सोता रहता है, खाता है, पीता है, सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है, कामचोर है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, अक्षम होगा। यहाँ पे जो कामचोरों की बात हो रही है वो यहाँ पे की जा रही है, वो अक्षम सिद्ध होगा, वो क्या होगा, इनकैपेबल होगा, यहाँ पे उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होगी, कोई उसके अंदर क्षमता नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसे लोग ज्यादा क्या है, खतरनाक है इस देश के लिए, समाज के लिए, इस अर्थव्यवस्था के लिए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा जो बाधित करते हैं, शासन व्यवस्था को जो बाधित करते हैं, अक्षम लोग बाधित करते हैं। जाया बर्लिन के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को कोई यहाँ पे प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। जो एक संसाधनों का, रिसोर्सेस का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात जॉन रॉल्स जैसे लोग, अमर्त्य सेन जैसे लोग करते हैं आगे जाकर के, उनको यहाँ पे ये क्रिटिसाइज करते हैं जाया बर्लिन की ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको निगेटिवली मत लेना। जैसे अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं, लोअर कास्ट के लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोअर कास्ट के लोगों को में अब एक ऐसी आदत डेवलप हो रही है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा योग्य घोषित नहीं करते हैं, अपने आप को ज्यादा योग्य बनाने के अंदर जो उनकी क्षमता है वो अब प्राप्त नहीं करते हैं। वो, उनको पता है कि मेरा तो कम नंबर्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, ये उनको और कमजोर बना देता है, उनको और अक्षम बना देता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो संसाधनों का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वो ना हो करके उन लोगों को चला जाता है जो कि उतने अक्षम है, उतने सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाया बर्लिन जैसे लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अक्षम लोग कम मेहनत करने के बावजूद भी अपने आप को कमजोर दिखा करके संसाधनों को कहीं कहीं कैप्चर कर लेते हैं, और जो वाकई योग्य है उनसे संसाधन छीने जा रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि क्या है, नकारात्मक है। यहाँ पे फोकस ये करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जाया बर्लिन की जो बात है, ये किस गहराई में, किस कॉन्टेक्स्ट में इनके द्वारा बोली जा रही है। एक व्यक्ति अगर पिछड़ गया है, ठीक है, एक व्यक्ति अगर पिछड़ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि उसको योग्य बनाए, ना कि हमें किसी का छीन करके उसको देना चाहिए। अगर मान लो कोई रिसोर्सेस प्राप्त करने में कोई व्यक्ति पिछड़ गया है तो हमें योग्य बनाना चाहिए उसको, ना कि हमें किसी का कोई हक छीन करके उसको बांट देना चाहिए। ये यहाँ पे बात जाया बर्लिन जैसे लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमें ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि ये निगेटिव लिबर्टी की बात करता है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में चला गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है ना। अब हमारे लिए काम का ये हो सकता है कि निगेटिव लिबर्टी में जो ये बात करते हैं, यानी फ्रीडम फ्रॉम, आपको याद है निगेटिव लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम, यानी किसी से स्वतंत्रता, किससे स्वतंत्रता, बाधाओं से स्वतंत्रता। तो वही सब बातें आ जाएंगी, बाधाओं से स्वतंत्रता, प्रतिरोधों से स्वतंत्रता, आपकी अलग अलग जो प्रतिबंध है उनसे सबसे स्वतंत्रता आपको अगर मिल रही है तो आप कहोगे कि मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र हूं, कानूनों की चुप्पी की बात यहाँ पे की जाती है।
इसके बाद अगर बात करें तो इजाया बर्लिन और क्या कहते हैं, इजाया बर्लिन पक्षधर है नकारात्मक स्वतंत्रता के, लेकिन साथ में ये बात करते हैं मूल्य बहुलवाद की। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, मूल्य बहुलवाद। ओके, मूल्य बहुलवाद में ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है, मूल्य बहुलवाद में कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कई सारे वैल्यूज, कई सारे मूल्यों को लेकर के चलता है, एक वैल्यू को लेकर के एक इंसान नहीं चलता है। मतलब कहने की बात ये है कि एक तत्ववाद या मोनिज्म जिसको कहते हैं, एकत्ववाद भी बोला जाता है इसको, एकत्ववाद, एकत्ववाद, ये एकत्ववाद विरोधी है। क्या है, इजाया बर्लिन एकत्ववाद विरोधी हैं और मूल्य बहुलवाद के समर्थक हैं। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो, हमारे समाज में, हमारी पूरी की पूरी शासन व्यवस्था में, या हमारे इस पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था में, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सब में वैल्यूज की क्या है भरमार होती है। हर टाइप की वैल्यूज उपस्थित होती हैं। आप चाहे साहस की बात करो, चाहे स्वतंत्रता की बात करो, चाहे न्याय की बात करो, चाहे समानता की बात करो, चाहे आप अलग अलग प्रकार के शोषण से सुरक्षा, उन्मुक्तता की बात करो, चाहे सुरक्षा हो गया, चाहे सुख हो गया, चाहे आपका आगे सद्गुणों की ओर बढ़ने पे जो एक आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं, उन सब की बात हो, विवेक हो गया, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और सबका अस्तित्व बराबर रूप से होता है। मतलब ये कहने की बात ये है कि कोई एक सिंगल सद्गुण, एक सिंगल जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वो सर्वोच्च नहीं होता है। कई सारी वैल्यूज का क्या होता है, साथ में अस्तित्व होता है। मतलब कहने ये वाली बात है कि दुनिया में केवल सिर्फ एक मूल्य का, दुनिया में सिर्फ केवल एक मूल्य का, कह दे कि सिर्फ साहस का अस्तित्व नहीं है। साहस के साथ साथ न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, और भी कई सारे वैल्यूज का साथ में एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। तो मूल्य एक नहीं है, कई सारे होते हैं और साथ में चलते हैं वो। इसलिए ज्ञान क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैनिज्म के अंदर भी ये बात बोली गई है, जैनिज्म ने भी ये कहा है कि ज्ञान, कोई भी ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्या होता है, बदलता रहता है, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि मूल्य क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुल होते हैं, मतलब मल्टीपल होते हैं। एक मूल्य की क्या है यहाँ पे उपस्थिति, आप नहीं कह सकते कि सिर्फ यही मूल्य, ये स्वतंत्रता का मूल्य ही कहीं ना कहीं सबसे सर्वोपरि है, यही एकमात्र है, इसके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये जो मोनिज्म की विचारधारा है, इसको इन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया है, मोनिज्म, इसको मोनिज्म कहते हैं। और इसको मूल्य बहुलवाद को क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूज वाला सिस्टम, या फिर इसको कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसको, वर्च्यू वर्च्यूज प्लूरलिज्म, हाँ, वर्च्यू प्लूरलिज्म कहेंगे इसको, ये वर्च्यू प्लूरलिज्म, इस पर बल देते हैं ये। ओके, तो इस तरीके की विचारधारा यहाँ पे देखी जाती है इजाया बर्लिन के माध्यम से। और क्या हो सकता है, इसके अलावा इन्होंने बाजार केंद्रित व्यवस्था की बात करी, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, बाजार केंद्रित व्यवस्था वही है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रतावादी है, नकारात्मक स्वेच्छा तंत्रवादी है या स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, तो बाजार केंद्रित व्यवस्था की बात करते हैं। ये बाजार केंद्रित व्यवस्था की बात भी करते हैं, पूंजीवाद के पक्षधर हैं। और देखो, इजाया बर्लिन का जो टाइम पीरियड है, ये कोल्ड वॉर के टाइम के विचारक है। ये कोल्ड वॉर जब चल रहा था, उस टाइम पे एक तरफ रशिया था जो कि एक कैसा था, जो कि एक प्रकार से समाजवादी देश था, और एक तरफ यूएसए था जो कि पूरा का पूरा पूंजीवादी था। तो यहाँ पे ये इजाया बर्लिन जैसे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रकार से यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में, यूके के कॉन्टेक्स्ट में जाकर के बातें कहते हैं, उस पर बल देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है एफ ए हेयक। एफ ए हेयक के बारे में, ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, एफ ए हेयक कहां से हैं। देखो, एफ ए हेयक की जो किताब है यहाँ पे, जो पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये दिख रहा है आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये इनकी पुस्तक का नाम है, एफ ए हेयक की पुस्तक का नाम है। और ये बिलोंग करते हैं आपके ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया एक देश है, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया और यूके से इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी जो है अलग अलग विचार देखे जाते हैं। एफ ए हेयक जो है, ये पक्षधर है किस प्रकार की विचारधारा के, ये भी एक प्रकार के स्वेच्छा तंत्रवादी है, स्वेच्छा तंत्रवादी है। और ये थोड़ा सा क्या है, इनकी एक पुस्तक का नाम है द रोड टू सर्फडम। आपको अगर याद हो, द रोड टू सर्फडम,
एक इनकी एक पुस्तक का नाम भी आप याद रखें, सर्फडम। सर्फ जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है दास, ठीक है। तो और डीओएम जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक प्रकार से जैसे किंगडम है यानी कि राजतंत्र, है ना। तो वैसे ही ये दासता का एक तंत्र है, कह सकते हैं इसको दासता का तंत्र। यानी कि एक रोड है जो दासता की ओर जा रहा है, दासता की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन सा होता है, कौन सा होता है वो, द रोड टू सर्फडम, वो मैं बताऊंगा। हेयक कहते हैं कि कोई व्यक्ति तीन पहलुओं से घिरा होता है, तीन पहलुओं से घिरा होता है। स्वतंत्रता के तीन पहलू होते हैं। वो तीन पहलू मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। एक पहलू होता है कि एक व्यक्ति के पास चॉइसेस होने चाहिए, यानी कि चुनने की, यानी कि उसके लिए चुनने के विकल्प होने चाहिए, मतलब इसे विकल्प लिखेंगे, उसके पास विकल्प ही विकल्प होने चाहिए, है ना। अब मान लो एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास ना तो पैसा है ना तो शिक्षा है, तो उसके पास चॉइसेस कितनी होगी, अपना पेट भरने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए चॉइसेस होंगी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं तो कोई ज्यादा जॉब कर नहीं पाएगा, और वो गरीब है तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, अल्टीमेट एक ही चॉइस बचा, मजदूरी करो अनस्किल तरीके से आप। चॉइसेस नहीं है, यानी एक गरीबी भी एक कहीं ना कहीं क्या है होती है, विकल्प को खत्म करने वाला एक बड़ा क्या होता है, कारण होता है, फैक्टर होता है गरीबी। दूसरा होता है एक व्यक्ति अगर चॉइसेस है उसके पास तो उसको चुनने की भी आजादी हो, उसको चुनने की आजादी हो उसको। और तीसरा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होता है यहाँ पे कि एक व्यक्ति को अगर चुनने की आजादी है तो उसको ऐसा माहौल मिले, क्या मिले, परिस्थितियां हो उसकी, उसके पक्ष में परिस्थितियां भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिस्थितियां, एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस भी वैसे होना चाहिए जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर पाए। अगर इनमें से विकल्प नहीं है तो वो आजाद नहीं है। चलो विकल्प है, चुनने की आजादी नहीं है तो भी आजाद नहीं है। और अगर चलो विकल्प है, चुनने की आजादी है, लेकिन उसके पास क्या है, परिस्थितियां वैसी नहीं है, तो हम कहेंगे कि क्या है, वो आजाद नहीं है। यानी कि जब व्यक्ति के पास कोई एक भी चॉइस, एक भी पहलू यहाँ पे मिस हुआ तो वो आजाद नहीं है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति के पास अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प नहीं है, यानी कि एक पहला ही पॉइंट नहीं है तो बाकी पॉइंट तो फिर रहेंगे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। तुम्हारे पास विकल्प ही नहीं है तो क्या चुनोगे, परिस्थितियों को फिर बाद में ही देखो आप। चलो विकल्प है लेकिन चुनने की आजादी है, चुनने की आजादी नहीं है आपको, तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ पे ये कहते हैं अगर एक व्यक्ति को विकल्पों की स्वतंत्रता ही नहीं है, एक व्यक्ति को विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन विकल्प है, ओनली ओनली केवल एकमात्र एक ही विकल्प है उसके पास, तब हम क्या कहेंगे उसको। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो हमारे सामने खड़ा है, मैंने उससे बोला कि तुम्हें ये करना ही है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसका मन भी नहीं होगा फिर भी वो करेगा वो काम। तो कैसा हो जाएगा, वो एक प्रकार से फील करेगा कि मैं तो इसका गुलाम हूँ, मैं तो इसका दास हूँ, जो ये कह देता है मुझे वही करना पड़ता है। सीधी सी बात है, मैं तुम लोगों से बोल दूं ये लेक्चर देखना ही है, तो तुम लोग फील करोगे ना कि सर मुझे तो आपका लेक्चर नहीं देखना था, मुझे किसी और का लेक्चर देखना था, ये हो सकता है। या किसी और के लेक्चर में आप ये फील करो कि ये मेरा लेक्चर देखना था। तो कुछ भी हो सकता है सिचुएशन आपके साथ, दबाव पूर्वक आपसे कोई ऐसा काम करवाया जाए जहां पे आपको वो काम नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया जाए। अब एक ही ऑप्शन दिया जाए तो मान लो आपको, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो। तो आप क्या फील करोगे, अपने आप को दास जैसा फील करोगे। तो यही है, जब सिर्फ एक विकल्प हो, जब ओनली वन विकल्प हो, एक ही विकल्प हो, तो आपको वो कहाँ ले जाता है, दासता की तरफ ले जाता है। यही होता है दासता का मार्ग। और ये किन देशों में होता है, ये होता है आपके साम्यवादी देशों में, ये होता है समाजवादी देशों में। समाजवादी देशों में क्या होता है, जैसे आप जाओगे रशिया जैसे देश, चाइना जैसे देश, आपको ये काम करने मिलेगा, आपको ये जॉब करने मिलेगी, इसके अलावा कोई जॉब नहीं कर सकते आपको वहां पे। आप इवन अगर आप जैसे इंडिया में देखो, आप कोई भी हमारे यहाँ पे सांसद का, विधायक का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अगर आप चाइना में चले जाओ तो आपको ये ऐसा कोई भी वहां पे मुंह उठा के ऐसा चुनाव नहीं लड़ सकता। रशिया में भी, रशिया में कोई भी आवाज अगर ऐसा खिलाफ उठाता है पुतिन के खिलाफ, तो वहां पे दूसरे दिन वो मरा हुआ मिलता है या फिर जेल में मिलता है। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है कुछ देशों में, जिस वजह से हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस ना होने की वजह से वो अपने आप को दास्ता जैसा महसूस करते हैं। समाजवादी देश और साम्यवादी देश नियंत्रण बहुत लगा के रखते हैं, नियंत्रण की वजह से लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती हैं, चाहे वो आर्थिक संसाधनों पे हो, चाहे राजनीतिक संसाधनों पे हो, चाहे सामाजिक गतिविधियों पर हो। अब अगर हम पूंजीवादी पे बात करें तो पूंजीवादी क्या करते हैं, पूंजीवादी चॉइसेस तो दे देते हैं, पूंजीवादी चॉइसेस दे देते हैं, लेकिन क्षमता नहीं देते हैं। क्या क्षमता नहीं देते, पूंजीवादी बोल देते हैं कि हमने तुम्हें ऑप्शंस दे दिए, चुनने की आजादी भी दे दी, लेकिन तुम्हारे आसपास परिस्थितियां इतनी कठिन बना देते हैं पूंजीवादी
कि कैपिटलिस्ट लोग कि आप उस पूंजीवादी जो एक कंपटीशन होता है उसको आप क्रॉस ही नहीं कर पाते, उसको क्रैक ही नहीं कर पाते हो। इतना ज्यादा कठोर कंपटीशन होता है इस मार्केट में जिससे आप लड़ ही नहीं पाते हो। पूंजीवाद में यही है कि छोटे छोटे जो उद्यम है, छोटे छोटे जो कमजोर संगठन है, वो क्या है, पीछे हो जाते हो। बड़ी बड़ी मोनोपोली वाली बड़ी बड़ी कंपनियों, कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, अपना दबदबा स्थापित करने के लिए छोटी छोटी कंपनियों को बर्बाद कर डालते हैं। तो यहाँ पे क्षमता नहीं देते हैं, ये पूंजीवादी देश क्या करते हैं, क्षमता नहीं देते हैं, ये क्षमता खत्म कर देते हैं, और जो बची कुची क्षमता होती है वो भी उसको समाप्त कर देते हैं। तो पूंजीवादी भी कहीं ना कहीं खतरनाक है, बुरे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे तीनों पहलुओं को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ हद तक तो ठीक है पूंजीवादी, लेकिन एक थर्ड ऑप्शन जो क्षमता है, परिस्थितियां हैं, वो नहीं देते हैं। तो ऐसे में ना तो पूंजीवादी तीनों पहलू सुंदरता के देते हैं, और ना तो यहाँ पे क्या है, समाजवादी देते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था एफ ए हेयक ने। एफ ए हेयक ने इस कॉन्टेक्स्ट में फिर बताया था कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, या आपके पास एक भी पहलू अगर नहीं होता तो आपको अल्टीमेटली दास्ता की तरफ ले जाता है। तो ये है कहानी एफ ए हेयक की। इसके बाद आगे बात करें, एफ ए हेयक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी, एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी ना लेकर के अनर्गल, इसको अनर्गल इच्छा लिखते हैं, अनर्गल, अनर्गल इच्छा इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्बिट्रेरी डिजायर, या फिर आर्बिट्रेरी, ठीक है, विल कहेंगे, विल। इच्छा को हम विल कहते हैं, आर्बिट्रेरी विल। देखो मनमानी इच्छा है, इसको हिंदी में मनमानी भी कह सकते हैं, मनमानी इच्छा। तो मनमानी इच्छा क्या होती है कि जो मन में आया वो आपने रख दिया सामने, जो मन में आया मेरे, वो मैंने कह दिया, वो मुझे करना ही है। तो आर्बिट्रेरी इच्छा कहीं ना कहीं क्या होती है, यहाँ पे देखी जाती है। देखो आर्बिट्रेरी इच्छा जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, यहाँ पे एफ ए हेयक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता जो होती है, स्वतंत्रता वो जो होती है, मनुष्य को स्वतंत्रता एक प्रकार से क्या करती है, मनुष्य को, समझने वाली बात ये है, मनुष्य को स्वतंत्रता, मनुष्य को स्वतंत्रता क्या करती है, अनर्गल इच्छा की तरफ विवश कर देती है, विवश, ये है पॉइंट यहाँ पे, मनुष्य को विवश कर देती है, मनुष्य को दबाव यहाँ पे बाध्य कर देती है कि वो यहाँ पे उसको विवश होना पड़ता है अनर्गल इच्छा की तरफ। और यहाँ पे ये कोशिश ये करना चाहिए कि ये विवशता जो है हावी ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, मनमानी इच्छा का कॉन्टेक्ट जो बात है यहाँ पे किसके द्वारा रखी जाती है, एफ ए हेयक के द्वारा। यहाँ पे तीन पहलुओं के माध्यम से तीनों पॉइंट रखे जाते हो, दास्ता की ओर जो मार्ग है वो कौन सा ले जाता है, यहाँ पे आपको जब एक विकल्प होता है तो वो आपको दास्ता की तरफ ले जाता है। इसके बाद एक बात ये भी है कि इन्होंने ये बोला था कि कोई व्यक्ति को समान जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समान वितरण होता है, वो नहीं करना चाहिए, समान वितरण नहीं, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना रिसोर्सेस का, वो नहीं होना चाहिए। ये इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस का क्या होता है, बर्बादी होती है। इस तरीके से इन्होंने ये बात बोली थी कि रिसोर्सेस की यहाँ पे ऐसे में बर्बादी होती है, जो अयोग्य होते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, इस तरीके से ये क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, या फिर वो रिसोर्सेस पर को अपने अंडर में, मतलब वही है कि जो अयोग्य भी नहीं है उनके पास पहुंच जाते हैं रिसोर्सेस, जिसका कहीं ना कहीं, जो कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का क्या है, मिसयूज है। तो ये हो गया हेयक के बाद। हेयक के बाद आता है मिल्टन फ्रीडमैन का नाम। मिल्टन फ्रीडमैन जो है, अच्छा हेयक के बारे में कुछ बातें ये भी हैं कि एक दो बातें और हैं, इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप लोगों को कुछ भी पॉइंट याद हो, अगर मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, अगर कोई पॉइंट ऐसा याद हो जो आपको लग रहा है हेयक का, तो आप बता सकते हैं। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ भी मुझे लगता है तो। इसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन का है। मिल्टन फ्रीडमैन जो है ये आपको पता होना चाहिए जरूर। अच्छा इनकी जो बुक है, देखो ये बुक का नाम लिखा है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यहीं पे ऐड कर लो, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम यही है। ओके ना, अब मैं बुक का नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखा हुआ है, टाइम बचेगा हमारा। दूसरी बात इसमें ये है कि देखो मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बात हमेशा बोली थी, ये पूंजीवादी, ये जो पूंजीवादी और बाजारवादी व्यवस्था है उस पर बल देते हैं। मुख्य बात इसी में हम खत्म करते हैं, पूंजीवादी और बाजारवादी व्यवस्था पर बल देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को पूंजीवादी गतिविधियों, बाजारवादी गतिविधियों से के माध्यम से स्वच्छंदता देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वेच्छा तंत्रवादी व्यवस्था देना चाहिए, जिससे वो अपने
आर्थिक जो पक्ष है, आर्थिक जो उसकी गतिविधियां हैं, वो खुले तरीके से वो क्या कर पाए, विशेष रूप से प्रयोग कर पाए। ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसने बातें रखी थी। तो ये भी क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी है। अगला नाम आता है रॉबर्ट नॉजिक का, और रॉबर्ट नॉजिक है अपनी, ये रॉबर्ट नॉजिक यूएस के हैं, यूएसए के हैं, याद रखना। रॉबर्ट नॉजिक कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और मिल्टन फ्रीडमैन भी, अच्छा मिल्टन फ्रीडमैन कहाँ के, ये भी यूएसए के हैं। इनका बताना मैं भूल गया हूँ, यूएसए के हैं ये। और रॉबर्ट नॉजिक एकदम क्लासी इंसान है ये। तो रॉबर्ट नॉजिक ने क्या कहा था, देखो रॉबर्ट नॉजिक ने, इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है साथियों। ये इनकी पुस्तक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि इन्होंने 1974 में लिखी थी, 1974 में पब्लिश हुई थी। इनका सबसे अच्छा कॉन्टेक्स्ट, सबसे अच्छी बात ये थी इस कॉन्टेक्स्ट में, नकारात्मक स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये थी कि हर एक व्यक्ति को आत्म स्वामित्व का अधिकार है। आत्म स्वामित्व का, आत्म स्वामित्व, देखो आत्म स्वामित्व जो वर्ड आया ना, ये आया है, इनकी एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट से। इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट। अब ये मत बोलना सर इंग्लिश में क्यों बता रहे हो, दोनों में आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट को, जरूरी है वो, थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट। इसमें इन्होंने ये बताया कि हर, देखो इसमें संपत्ति का सिद्धांत इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि हर एक व्यक्ति जो भी अपनी संपत्ति कमाता है, देखो इन्होंने संपत्ति के अधिकार की बात करी है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं, देखो ये नकारात्मक स्वतंत्रतावादी है, पूंजीवादी व्यक्ति है ये एक नंबर का। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति संपत्ति कमाता है तो पूरा का पूरा उसका हक होना चाहिए, क्योंकि वो उसने अपनी योग्यता से कमाया है, किसी से छीन कर नहीं कमाया है उसने। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी से छीन के कमाता है तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपना जो स्तर है ऊपर उठाता है, अपनी संपत्ति को बढ़ाता है और मेहनत करके कमाता है, तो उस पर हक, उसका जो स्वामित्व है उस पर होना चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है। वो अगर गलत गतिविधियां यूज करता है तो हाँ, नियंत्रण होना चाहिए। तो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, स्टेट को यहाँ पे किसी की संपत्ति छीन करके ऐसे बांटना नहीं चाहिए अयोग्यों में। ये सीधी बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन नाम की व्यवस्था दी गई है, चाहे वो आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से, ये एक प्रकार से लोगों को और कामचोर बनाने वाली व्यवस्था है। जो कहीं ना कहीं क्या है, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, वो अपने आप को कभी भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में लेके आएंगे ही नहीं, जब तक उनको कहीं ना कहीं योग्य नहीं बनाया जाएगा। योग्य नहीं बनाया जाएगा, उनको अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करी जाएंगी। तो यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि किसी का छीन के किसी में बांटने की बजाय आप योग्यता में बल दो। किसी का जो संपत्ति है उसको आप उसको छीन लोगे, जैसे आप, हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने जो अमीर थे उनसे भयंकर लेवल का टैक्स लेकर के गरीबों में फ्रीबीज बांटना, उनको फ्री में ये देना, राशन देना, फ्री में उनको कोई ये स्कीम में पैसा देना, वो स्कीम में पैसा देना, तो ये क्या है, ये गलत है। इस तरीके की व्यवस्थाएं रॉबर्ट नॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में गरीब और गरीबी में जाएगा, वो कभी कंपटीशन का पार्ट नहीं बनेगा। और हमें अगर अपने देश को ऊपर उठाना है तो ऐसे में कंपटीशन में लाना पड़ेगा अपनी पूरी जनता को। और उसमें क्या है, ये मिनिमल स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट को हर जगह इंटरफेरेंस नहीं करना है, स्टेट को बस सिक्योरिटी देना है। सिक्योरिटी दो आप, उसके बाद देखो फिर क्या होता है, खुद ही लोग अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। अमेरिका जैसे देशों ने किया भी है, तो देखो अमेरिका में आज डेवलपमेंट भी आप देख सकते हो, वहां पे रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब आता है हमारा स्वतंत्रता के अलग अलग रूपों में दूसरे नंबर का रूप। दूसरे नंबर का रूप है वो हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। इसका हम जो है डिस्कशन अगले पार्ट में करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ट्यून रहिएगा और हमारे इस क्लास से जुड़े रहिएगा। फटाफट हम डिस्कशन इसका जरूर लाएंगे और बिल्कुल टाइमली डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। मैं एक साथ आपको नहीं पढ़ा सकता, एटलीस्ट हर एक विचारधारा में हम 3 से 4, और कोशिश करेंगे कि 5 लेक्चर में इसको खत्म कर दें। तो हर एक विचारधारा पे ये रहेगा कि 4 से 5 लेक्चर तो होंगे ही होंगे। ऑलरेडी हम एक लेक्चर परिभाषा और उस पर बना चुके, इंट्रोडक्शन पे, दूसरा हमने उसके प्रकारों में बनाया और तीसरे सकारात्मक स्वतंत्रता पे बनाया है। इसमें होगा ये कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि क्या है ये विचारधारा और इसमें कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं। तो अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में।
थैंक यू सभी को, जय हिंद।